बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे जनरलाइजिंग और इसकी हम एग्जांपल को देख रहे हैं। थोड़ा सा क्विक रिवीजन मैं चाहूँगा पिछली वीडियोस का, ताकि जनरलाइजिंग के हवाले से जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो हम आसानी से सॉल्व कर पाएँ। साथ साथ मैं सोल्यूशन दिखाता चला जाऊँगा, प्रॉब्लम्स हम पढ़ते चले जाएंगे। मतलब जो ट्रांजैक्शन होगी वो हम यहाँ से पढ़ेंगे। आपने गेस करना है कि इसके अंदर जो है इसका क्या आंसर हो सकता है, और साथ साथ हम उसका सोल्यूशन वगैरह जो है वो देखते चले जाएंगे। पिछली वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो यकीनन आपके लिए आसानी होगी, जिसके अंदर हमने रूल्स की बात की थी कि एसेट्स जो होते हैं अगर वो इंक्रीज हों, यानी बिजनेस में अगर उनकी वैल्यू बढ़ रही है तो वो डेबिट होते हैं, और अगर उनकी वैल्यू कम हो रही है तो वो क्रेडिट होते हैं। लाइबिलिटीज़ की वैल्यू अगर बिजनेस में बढ़े तो वो क्रेडिट होंगी, अगर कम हो रही है तो फिर वो डेबिट होंगी। और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं और रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होते हैं। और दूसरी एंगल से हम ये तो है, हमने इस तरह चार अकाउंट्स की बेस पर देखा। अगर दूसरे एंगल से हम देखें डेबिट क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर आपका एसेट है उसका बढ़ना डेबिट होता है, लाइबिलिटी का कम होना डेबिट होता है, और एक्सपेंस जो होते हैं वो डेबिट होता है। यानी डेबिट कौन होंगे? एक्सपेंस डेबिट होंगे, एसेट का बढ़ना डेबिट होगा और लाइबिलिटी का कम होना डेबिट होगा। और क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख लें तो रेवेन्यू क्रेडिट होते हैं, लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है और एसेट का कम होना क्रेडिट होता है। तो यानी आप इस एंगल से देख लें तो यानी डेबिट क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 अकाउंट डेबिट, 3 अकाउंट क्रेडिट, और उस तरह अगर आप देख लें तो उसमें इंक्रीज डिक्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो। ये हम पिछली वीडियो में डिटेल में इंशाल्लाह बता चुके हैं। उसके अलावा हम लोगों ने एक और टॉपिक किया था जिसके अंदर आपको बताया था कि ट्रांजैक्शंस को हमें गेस करना होता है। वैसे टोटल ट्रांजैक्शन तो कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन और नॉन कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन इसमें खास जो डिफरेंस है वो कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट का जानना बहुत ज़रूरी होता है। कैश वो होती है जिसके अंदर कैश का वर्ड आ जाए, या क्वेश्चन साइलेंट हो, या ऑन अकाउंट भी हो और साथ कैश भी लिखा हो, तो वो कैश ट्रांजैक्शन होती है। क्रेडिट कौन सी होती है? जिसमें ऑन अकाउंट आ जाए वो क्रेडिट है, या ऑन क्रेडिट लिखा हो तो वो, या जिसमें पर्सन का नाम आ जाए तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। अब इनको क्यों किया जाता है? क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन में फिर कैश नहीं है, कहीं नहीं आएगा, ना डेबिट में ना क्रेडिट में। और जो आपके पास होगी कैश ट्रांजैक्शन, उसमें कैश आएगा डेबिट क्रेडिट के अंदर कहीं, यानी इनिशियल एंट्री के अंदर। ये हमने इस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था। अब उसके साथ साथ कुछ अब ट्रांजैक्शंस हैं, उनको हम करते हैं। अकाउंटिंग साइकिल आपके जहन में होगा कि सबसे पहले ट्रांजैक्शंस होती हैं, फिर उसका वाउचर बनता है, फिर उसका जर्नल होता है, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। अब ये ट्रांजैक्शंस हमारे पास दी हुई हैं, ये जो लिखी हुई हैं। अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इनके वाउचर्स हैं, क्योंकि वाउचर्स के बगैर कोई एंट्री पास नहीं होती जर्नल के अंदर, लेकिन हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इनके वाउचर्स हैं और हम वाउचर से ही कर रहे हैं। दूसरी अहम बात ये बताई थी कि जो भी ट्रांजैक्शन आपने करनी है, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। आपने खुद को देखना है कि आप जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं और आप एक अकाउंटेंट हैं, तो जो चीज़ आ रही है वो किसी की तरफ से तो जा रही है ना, तो हमें उसकी तरफ से नहीं देखना कि उसकी तरफ से तो जा रही होगी। हमने अपनी तरफ देखना है कि हमारी तरफ आ रही है या हमारी तरफ से चीज़ जा रही है, हमारे पास वैल्यू बढ़ रही है या हमारे पास वैल्यू कम हो रही है। हो सकता है हमारे पास वैल्यू बढ़ रही हो, दूसरे के पास से वैल्यू कम हो रही हो। हमारे पास से कैश जो है वो हमारा कैश डिक्रीज हो रहा है और किसी का इंक्रीज हो रहा है, तो हमने दूसरे को नहीं देखना कि उसका बढ़ रहा है कम हो रहा है, हमने देखना है हमारे पास बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ये कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो कि पिछले वीडियोस में हम डिटेल में पूरे चैप्टर्स के अंदर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। क्विक रिव्यू मैंने इसका दे दिया है। अब आइए हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे जर्नलाइजिंग के अंदर फॉर्मेट भी हम देख चुके हैं जर्नल का, कि उसके 5 कॉलम होते हैं। सबसे पहले डेट होती है, फिर डिटेल होती है, फिर लेजर फॉलियो, फिर डेबिट अमाउंट का कॉलम और फिर क्रेडिट अमाउंट का कॉलम। डेट में हमने जो है वो सबसे पहले ईयर लिखना होता है, फिर मंथ लिखना होता है, फिर डे लिखना होता है। डिटेल्स के अंदर हम लोगों ने जो डेबिट अकाउंट है उसको पहले लिखना है, उसके बाद फिर क्रेडिट को लिखना है। लेजर फॉलियो को हम नॉर्मली खाली छोड़ देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास यहाँ के लेजर के नंबर नहीं है। और डेबिट वाली रकम डेबिट कॉलम में और क्रेडिट वाली रकम क्रेडिट में लिखेंगे। फिर हम सिंपल एंट्री भी पास कर सकते हैं, कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते हैं। सिंपल वो है जिसके अंदर एक ही डेबिट और एक क्रेडिट, और कंपाउंड वो है जिसमें एक से ज़्यादा डेबिट या एक से ज़्यादा क्रेडिट आपके पास अकाउंट्स आ रहे हो, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड को सिंपल में बदला जा सकता है, सिंपल को कंपाउंड में बदला जा सकता है। ये था पूरे चैप्टर का एक ओवरऑल रिव्यू। और जर्नल इटसेल्फ है क्या? ये एक ऐसी फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री है जिसके अंदर हम अपनी ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से ये मुराद है कि हम उनको डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, यानी जिसकी डेट पहले आनी है उसको पहले रिकॉर्ड करना है। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये इसकी 1 मई है, ये रिकॉर्ड होगी, फिर 1 मई वाली होगी, 2 मई की बाद में रिकॉर्ड होगी, 1 मई की पहले रिकॉर्ड होगी। तो डेट वाइज ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो रिकॉर्ड होती हैं। क्विक रिव्यू आपको इसका तभी फायदा है जब आपने पिछली वीडियोस देख ली हैं, तो अब आपको इन 4-4.5 मिनट के अंदर जो है वो अंदाजा हो गया होगा। आइए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे ईयर हमारे पास जो है वो 2019 है, और मई के अंदर ये ट्रांजैक्शन हुई है। और मई में आपके पास ये 1 मई को वो बात कर रहा है कि मिस्टर अहमद कमेंस्ड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 1 लाख।
1 लाख से मिस्टर अहमद ने अपना कारोबार जो है वो शुरू किया। 1 लाख से क्या मरा था, मतलब 1 लाख रुपए से उसने कारोबार शुरू किया। तो जब शुरू किया है, कमेंस का मतलब होता है शुरू करना। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब एंट्री अब हमने पास करनी है, हमने इसमें से कम से कम 2 अकाउंट्स निकालने होते हैं, डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। तो यहाँ पे मिस्टर अहमद भी आ रहा है और उसके अलावा बिजनेस भी आ रहा है और रुपीज़ भी आ रहे हैं, कैपिटल का भी वर्ड आ रहा है। तो अब हम क्या करें, देखें, हमें एंट्री की उसकी जो नेचर है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई वर्ड है तो वो है कमेंस्ड। स्टार्टेड का वर्ड आ जाए, कमेंस्ड का वर्ड आ जाए, तो या इन्वेस्टेड का वर्ड आ जाए, तो मीन्स के वो ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होता है, क्योंकि ऑनर इन्वेस्ट करेगा, ऑनर स्टार्ट करेगा, ऑनर कमेंस करेगा किसी कारोबार को, तो इनिशिएट वही करता है। उसमें उसका नाम यूज नहीं होता, चाहे नाम दिया होता है। बाज़ वो ऑनर कह देता है, ऑनर कमेंस बिजनेस या ऑनर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ इतना, विद कैपिटल ऑफ रुपीज अगर आपके पास खाली लिखा हुआ है तो ये कैश होता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास कैश आ रहा है बिजनेस में, और कौन दे रहा है, मालिक दे रहा है। तो मालिक जब बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करता है तो हमारे पास अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट। तो 2 अकाउंट होंगे, एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। अब हमें इन दोनों की नेचर को देखना है। ये 2 अकाउंट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए कि एक कैश अकाउंट है और एक कैपिटल। अब हमें नेचर को आइडेंटिफाई करना है। जो कैश है वो एसेट है और जो कैपिटल है वो लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी। अब हम देखेंगे कि वैल्यू बढ़ रही है और कम हो रही है। अगर कैश को देखें तो बिजनेस में आ रहा है, हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो बिजनेस में कैश बढ़ रहा है, तो मीन एसेट बढ़ रहा है। अब एसेट बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। और कैपिटल लाइबिलिटी है, वो बिजनेस पर लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, तो लाइबिलिटी बढ़े तो वो क्रेडिट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कैश एसेट है वो डेबिट होगा और लाइबिलिटी जो है वो कैपिटल कैश एसेट और कैपिटल लाइबिलिटी वो क्रेडिट होगा कैपिटल। तो इसका मतलब है कि डेबिटेड टू क्रेडिट हम चलते हैं, यानी डेबिट अकाउंट टू क्रेडिट अकाउंट हम एंट्री पास करते हैं। तो डेबिट यहाँ पे कौन है, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और उसके नीचे हम नरेशन लिख देंगे, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। तो अगर इसमें आप देखें, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ सोल्यूशन। ये इसमें देखें जी, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे यानी ये हमारे पास सबसे पहले डेट ये पूरा जर्नल का फॉर्मेट है, 5 कॉलम, यानी डेट, डिटेल्स, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट वाला। सबसे पहले ईयर लिख दिया 2019, उसके बाद मई, इसके बाद 1 आ गया कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, और कैश के सामने इसके ये डेबिट लिख दिया, और उसके बाद इसके सामने यहाँ पे रकम आ गई 1 लाख, और उसके बाद थोड़ा सा स्पेस दी आगे इसको। क्रेडिट को हम कन्वेंशन है कि थोड़ा सा हम इसको आगे लिखते हैं ताकि फर्क वाजह रहे कि ये क्रेडिट है। कैपिटल इसका क्रेडिट के कॉलम में इसकी रकम लिखती है, और बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ऑनर, के मालिक ने जो है वो बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किए। ये बात आपको समझ लगी होगी। तो अब चलते हैं हम अपने सेकंड की तरफ। वो बात कर रहा है जी कि मैं फर्स्ट को परचेज गुड्स। देखें, गुड्स का लफ्ज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। परचेज का वर्ड या तो किसी एसेट के साथ आएगा या परचेज का वर्ड किसी गुड्स के साथ आएगा। अच्छा, देखें कि जो गुड्स होती हैं, हम उन वो भी चीज़ वही हो सकती है, आइटम वही हो सकता है, हम डिटेल में बात पहले कर चुके हैं। लेकिन सिर्फ आपने ये देखना है कि गुड्स का जब हम कहते हैं ना कि ये हमारे लिए गुड्स हैं, तो गुड्स असल में बिजनेस में उन चीज़ों को कहा जाता है, उन आइटम्स को कहा जाता है जो सेलेबल होते हैं, जिनको हमें बिजनेस को सेल करना है, वो हमारी गुड्स हैं। तो अब इसने परचेज की हैं चीज़ें, ट्रेडर है, परचेज की हैं इसने चीज़ें। तो जब गुड्स का होता है तो गुड्स अकाउंट कोई अकाउंट नहीं है पूरी एंट्री के अंदर, यानी अकाउंटिंग में कि हम गुड्स अकाउंट डेबिट गुड्स अकाउंट, हाँ अकाउंटिंग इक्वेशन में हम गुड्स को लिखते हैं क्योंकि हम उनसे स्टॉक कंसिडर करते हैं। स्टॉक भी लिख सकते हैं, इन्वेंट्री या गुड्स वगैरह वहाँ लिखी जाती हैं। एंट्री में जब गुड्स होगा तो इसके साथ या तो परचेजेस अकाउंट आएगा, तो या इसके साथ सेल्स अकाउंट आएगा। यूजुअली ये 2 अकाउंट्स इसके साथ होते हैं। रिटर्न्स का केस हो तो वो उसी तरह आ जाएगा साथ। तो परचेज्ड गुड्स, अब जब परचेज गुड्स है तो गुड्स नहीं आएगा, परचेजेस आएगा। परचेजेस हमारा एक्सपेंस होता है, हम ये अज्यूम करते हैं कि चीज़ें सेल होती हैं, तो जो सेल होंगी तो उसकी जो कॉस्ट आती है वो हमारा एक्सपेंस होगा। सो परचेजेस अकाउंट जो है वो चूंकि एक्सपेंस है तो वो डेबिट होगा, और चूंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो मतलब ट्रांजैक्शन कौन सी हुई, कैश ट्रांजैक्शन। तो मतलब अब हमने चीज़ें खरीदी हैं तो कैश हमारा कम हुआ होगा, तो जब कम हुआ होगा तो इसका अंदर कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। हमारे पास एंट्री आ गई परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, बीइंग परचेजेस मेड ऑन कैश। ये 10,000 ठीक है। उसके बाद मैं 2 की है जी, सोल्ड गुड्स। अब देखें यहाँ पे फिर गुड्स का आ गया, लेकिन यहाँ सेल हो रही है। अब सोल्ड है तो सोल्ड में सेल अकाउंट आएगा। सेल डेबिट तो होता नहीं है, सेल तो है रेवेन्यू, रेवेन्यू होता है क्रेडिट, तो सेल हो जाएगा क्रेडिट। अब जब सेल किया तो क्वेश्चन है साइलेंट, मतलब कैश रिसीव हुआ होगा। सेल में कैश रिसीव होगा ना, तो कैश बढ़ेगा, कैश एसेट है, एसेट बढ़े तो डेबिट होता है। तो मतलब इस केस में क्या होगा, कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट 15,000। अब यहाँ पे देखें कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट, ठीक है, और ये 15,000 बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट।
उसके बाद नेक्स्ट चले रिसीव्ड कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्री के अंदर कुछ वर्ड्स हैं, कुछ हिंट होते हैं, जैसे मैंने अभी गुड्स का बताया, जैसे मैंने अभी कमेंट्स का बताया, तो इसी तरीके से रिसीव्ड, पेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे भी रिसीव्ड का वर्ड आएगा तो वहां पे कैश डेबिट होगा, क्योंकि रिसीव्ड है तो मतलब आपको क्या रिसीव हुआ, रिसीव्ड मीन कैश ही है। कमीशन जैसे आपके पास रिसीव हुआ है तो इसका मतलब कमीशन के इस फॉर्म में कैश आया होगा, लेकिन ये कैश किस चीज़ का है, ये कमीशन का कैश है। तो हमें क्या करना है कि इसका कैश चूंकि रिसीव होगा तो कैश एसेट है वो डेबिट हो जाएगा, और हमें क्या रिसीव हो रहा है, कमीशन। तो कमीशन क्या है, रेवेन्यू, क्योंकि रिसीव हो रहा है। अगर पेड होता यही वाला तो फिर हमारा ये एक्सपेंस होता, यानी कमीशन पेड होता तो एक्सपेंस, कमीशन रिसीव हो रहा है तो वो हमारा रेवेन्यू है। एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट टू कमीशन अकाउंट 3000। तो एंट्री बनेगी जी कैश अकाउंट टू कमीशन, ये वाली कैश अकाउंट टू कमीशन अकाउंट बीइंग कमीशन रिसीव्ड 3000 और ये डेट आ गई इसी तरह। ठीक है, यानी ये जो है ऊपर ये सिंबल आ रही है, इसका मतलब है कि वो 2019 उसी तरह चल रहा है। अच्छा जी, उसके बाद चले नेक्स्ट के ऊपर, 3 में है इसमें वो कहता है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम कराची स्टोर ऑन क्रेडिट। अब वो ऑन क्रेडिट ना भी कहता तो नाम आया हुआ है, चूंकि इंस्टीट्यूशन का या पर्सन का नाम आ जाए तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है, इसका मतलब इसमें कैश अब नहीं आएगा। चीज वही है, गुड्स का नाम आ गया ना, तो इसमें या तो परचेजेस था, ये ऐसे ही, तो आप चूंकि परचेज का वर्ड है तो आप परचेजेस अकाउंट आएगा, लेकिन अब कैश नहीं आएगा। परचेजेस होते हैं डेबिट क्योंकि एक्सपेंस है, अब कैश क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि ऑन क्रेडिट आप खरीद रहे हो। तो कहां से खरीद रहे हो, जिससे खरीद रहे हो वो हमारा क्रेडिटर है, उसको हम क्रेडिट करेंगे, और वो है कराची स्टोर, और 50,000 की चीजें हैं, तो मतलब हमारे पास एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट टू कराची स्टोर अकाउंट। तो ये आ जाएगी जी परचेजेस अकाउंट टू कराची स्टोर अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम द कराची स्टोर ऑन द क्रेडिट 50,000। ले जी, यहां तक आपको बात पता चल गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। मशीनरी परचेज्ड, मशीनरी परचेज्ड। अब ये देखें यहां पे भी परचेज्ड का वर्ड है, और अगर आप देखें तो यहाँ पे भी परचेज का वर्ड है, लेकिन इस परचेज्ड में गुड्स परचेज कर रहे हैं, इस परचेज्ड में मशीनरी परचेज कर रहे हैं, मतलब ये गुड्स नहीं है, तो इसका मतलब अब परचेजेस अकाउंट नहीं आएगा। यही गलती होती है, हम बेसिक जो इनिशियल अकाउंटिंग को सीखते हैं तो में यही गलती होती है कि परचेजेस को देखते हैं तो हर बार परचेजेस कर देते हैं। देखो परचेजेस तब कर रहा है जब गुड्स का लफ्ज साथ लिखा हो, अगर गुड्स का नहीं है, कोई भी आइटम का साथ लिखा हुआ है, वो फर्नीचर लिख देता है, वो अलमारी लिख देता है, अलमीरा जो भी है, और उसके अलावा वो मशीनरी लिख देता है, वो प्लांट लिख देता है, वो बिल्डिंग लिख देता है, वो लैंड लिख देता है परचेज के साथ, तो मैं उनके नाम आएंगे क्योंकि वो हमारे एसेट्स होते हैं, एसेट्स होते हैं। तो अब चूंकि यहाँ परचेज के साथ गुड्स तो है नहीं, मशीनरी है, तो इसका मतलब इसी का नाम आएगा। और मशीनरी चूंकि खरीद रहे हैं तो मशीनरी जो है वो बिजनेस में बढ़ रही है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और मशीनरी क्या होती है, मशीनरी एसेट होती है, तो इसका मतलब क्या होगा, एसेट डेबिट होगा, तो मशीनरी हो जाएगी डेबिट। और क्वेश्चन है साइलेंट, मतलब कैश पे खरीदी है, तो मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, और इसकी रकम है 12,000, तो ये हम लिख देंगे जी। तो एंट्री आ जाएगी हमारे पास, कहाँ गई जी, ये मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो ये आपके पास 12,000, यानी मशीनरी एसेट है वो बढ़ गया, कैश हमारा कम हो गया, तो ये बीइंग मशीनरी परचेज्ड ऑन कैश, ये नरेशन आ गई। नरेशन के बगैर आपको पता है कि जो एंट्री होती है वो कंप्लीट नहीं होती, और ये जो हम पास करें इन्हीं को ही एंट्रीज कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 5, यानी मे 5 के ऊपर, पेड बिल्डिंग रेंट टू अली। अब देखें यहाँ पे फिर जो है एक कन्फ्यूजन जो पैदा कर लेते हैं जो इनिशियल लेवल पे जो बच्चे होते हैं अकाउंटिंग के, वो जब बिल्डिंग को देखते हैं तो उनके जहन में आता है अच्छा बिल्डिंग अकाउंट आएगा। जब वो अली को देखते हैं तो फिर वो कहेंगे अच्छा अली अकाउंट भी कहीं आएगा, तो या तो अली डेबिट होगा या अली क्रेडिट होगा, या बिल्डिंग डेबिट होगा या बिल्डिंग क्रेडिट होगा, तो इनमें से दोनों ही नहीं होने। उसकी अब क्या वजह है, देखें पहली बात तो ये है कि पेड का लफ्ज है वो इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही पेड का लफ्ज आया तो मतलब कैश ने क्रेडिट होना है, रिसीव्ड का वर्ड आया तो कैश ने डेबिट, और पेड का वर्ड आया तो कैश ने क्रेडिट, तो एक तो कैश क्रेडिट हो गया ना, ये तो हो गया ब्लॉक। अब पीछे जो बचा जी, अब आपने ये देखना होता है कि जो आपने पे किया है, ये जो कैश पे किया है ये किस चीज का कैश पे किया है, तो जिस चीज का कैश पे किया है उसको डेबिट करना है, क्योंकि हमारा वो एक्सपेंस है, और वो हमने क्या पे किया है, रेंट पे किया है, तो इसका मतलब क्या बनेगा, रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। ना इसमें बिल्डिंग ना कहीं अली, क्योंकि जब अली ये मतलब जैसे आपके पास ये नाम होते हैं, ये डेटर क्रेडिटर्स के तौर पर आए तो फिर इनके नाम यूज होते हैं। यहाँ पे हम सिंपल एक एक्सपेंस पे कर रहे हैं, लेकिन जस्ट उसका नाम मेंशन कर दिया। रेंट भी किस चीज का रेंट है जी, बिल्डिंग का रेंट है, जस्ट इट इज जस्ट एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन द ट्रांजैक्शन। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास आ जाती है तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसके अकॉर्डिंगली आपने इसको लिखना है। तो एंट्री इसकी क्या बनेगी, रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो ये आपके पास आ गया रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट बीइंग रेंट ऑफ द बिल्डिंग पेड 10,000 अमाउंट आ गई। नेक्स्ट है जी आपके पास नंबर 5 पे परचेज्ड फर्नीचर। अब देखिए परचेज्ड फर्नीचर है, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अब नाम आ गया, अब गुड्स तो है नहीं, तो लिहाजा परचेजेज अकाउंट नहीं आएगा, फर्नीचर अकाउंट आएगा, और क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो कैश आ जाएगा, तो यानी फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन
कैश। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नंबर 6 के ऊपर, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू कामरान। देखिए सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू द कामरान है, कामरान को चीजें आपने बेची है क्रेडिट पर, तो जब आप क्रेडिट पर बेच रहे हो तो इसका मतलब क्या है, सेल है ना, सोल्ड आ गया तो इसका मतलब सेल नहीं, क्रेडिट गुड्स का लफ्ज आ गया तो इसका मतलब सेल तो हो जाएगी क्रेडिट, और ऑन क्रेडिट बेची है यानी उधार पर बेची है मतलब कैश नहीं आएगा, और किसको बेची, नाम आ रहा है तो इसका मतलब नाम यूज करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा डेटर। डेटर एसेट होते हैं वो डेबिट होंगे क्योंकि बढ़ रहे हैं, इसका मतलब एंट्री बनेगी कामरान अकाउंट टू सेल अकाउंट और 10,000, तो एंट्री बन जाएगी कामरान अकाउंट टू सेल अकाउंट बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू कामरान 10,000। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर 7, गुड्स रिटर्न बाय कामरान। कामरान को जो चीजें हमने बेची थी उसने रिटर्न कर दी। अब देखो सेल रिटर्न हुई ना, सेल, अब सेल होती है क्रेडिट और सेल का कॉन्ट्रा है सेल रिटर्न, कॉन्ट्रा का मतलब उसका उल्ट। अब सेल जो है वो जब हुई थी तो उस वक्त क्रेडिट हुई थी, तो अब होना ये चाहिए कि अब सेल को हम डेबिट कर दें क्योंकि सेल कम हो रही है, लेकिन सेल को हम डेबिट नहीं करते, हम उसका एक अकाउंट लेकर आते हैं सो दैट कि हमें अंदाजा हो, सेपरेटली अंदाजा हो कि कितनी चीजें वापस आ गई हैं, ताकि ये बात रहे कि बिकी कितनी है लेकिन उसमें से इतनी वापस आ गई है। तो इसलिए हम सेल को डेबिट करके उसकी सेल को हम डिक्रीज नहीं करते, उसका वॉल्यूम हम देखते हैं कि इतनी सेल हुई थी लेकिन उसमें से सेपरेटली इतनी रिटर्न हो गई। दैट्स वाई कि हम सेल को डेबिट नहीं करते, एक सेपरेट अकाउंट उसके लिए हम करते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट। वो अलग बात है कि इसको कॉन्ट्रा है, बाद में हम उसको सेल में से माइनस कर देते हैं, तो लेकिन एंट्री में उसको सेपरेटली लेकर चला जाता है सो दैट कि ये भी पता रहे कि सेल रिटर्न्स कितनी हुई या हमने परचेजेस रिटर्न्स कितनी की हैं। तो अब यहाँ पे चूंकि गुड्स रिटर्न बाय है, रिटर्न बाय का मतलब होता है कि बिकी हुई चीजें हमें वापस आ गई। एक होता है रिटर्न टू, हमने किसी को वापस कर दिया, मतलब परचेज की थी लेकिन अब रिटर्न टू कर दी। तो रिटर्न टू रिटर्न बाय के ऊपर आपने याद रखना है, मतलब ये क्या है कि ये चीजें सेल हुई हुई रिटर्न होगी। तो सेल होती है क्रेडिट तो सेल रिटर्न होगी डेबिट, और कामरान से पहले पैसे लेने थे, अब चूंकि उसने इतने अमाउंट की चीजें वापस कर दी तो मतलब अब उससे इतना हमारा इतने अमाउंट से डेटर हमारा कम हो गया, तो डेटर कम होगा तो वो क्रेडिट होगा, क्यों, क्योंकि डेटर हमारा एसेट है। एंट्री क्या बनेगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट टू कामरान अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट टू कामरान अकाउंट, कामरान ये और ये जी, सेल्स रिटर्न अकाउंट टू कामरान अकाउंट बीइंग गुड्स रिटर्न बाय द कामरान, और ये 2000 ये आपके पास आ गई। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 10 में पे है परचेज मोटर व्हीकल फ्रॉम माई ऑटो 30,000। माई ऑटो से चीज़ें मोटर व्हीकल खरीदी है। अब देखिए यहाँ पे गुड्स नहीं है, क्या है, मोटर व्हीकल, यानी कार खरीदी, कार ला जाता, मोटर व्हीकल आ जाता, ट्रक आ जाता, व्हाट्सएवर ट्रैक्टर आ जाता, कुछ भी आ जाता, मीन्स कि वो हमारा क्या था, एसेट था। अब ये हमने खरीदा है, तो जब हमने खरीदा है तो इसका मतलब ये एसेट है, और एसेट अपने नाम से रिकॉर्ड होते हैं, तो क्या आएगा, मोटर व्हीकल डेबिट होगा, और चूंकि नाम आ रहा है, नाम आ रहा है तो नाम आए तो क्रेडिट होती है, इसका मतलब इसी का नाम आएगा क्योंकि ये हमारा क्रेडिटर है जिसको हमने पैसे देने हैं, माई ऑटो। तो एंट्री बनेगी मोटर व्हीकल अकाउंट टू माई ऑटो अकाउंट 30,000। लो जी, मोटर व्हीकल अकाउंट टू माई ऑटो अकाउंट बीइंग मोटर व्हीकल परचेज फ्रॉम माई ऑटो और 30,000, ये आपके पास रकम आ गई। उसके बाद है 11, सोल्ड गुड्स टू असलम एट लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% ऑफ ₹8,000। देखिए ट्रेड डिस्काउंट पर हमने इनिशियल वीडियो में आपको बताया हुआ कि ये ऐसा डिस्काउंट होता है जो पूरी अकाउंटिंग में कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होता, ये सिंपली आपकी जो प्राइस होती है सेल की उसको लेस कर देता है, मतलब ये सिर्फ अमाउंट को इफेक्ट करता है, ये सेपरेटली ट्रेड डिस्काउंट कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होता। ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है कि जब आप बल्क में चीज़ें खरीदेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, तो उसमें आपको जो सेलर होता है वो आपको कुछ डिस्काउंट देता है, उसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पे देखें सोल्ड गुड्स है, हमने असलम को चीज़ें बेची तो हमने उसको डिस्काउंट दिया है, तो अब चीज़ें हमने 8,000 की बेची हैं लेकिन 10% चूँकि डिस्काउंट दे दिया, अब हम इस 10% को इसी का कैलकुलेट करेंगे। अब वो 10% किस तरीके से कैलकुलेट होता है वो आप देखेंगे, आप मैं बताता हूँ कि किस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट करना है। ये 8,000 आ जाएगा, इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, 10/100 कर दो या 0.10 कर दो, क्योंकि 0.10 का मतलब है कि परसेंटेज है ना, 10 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 800 आ गया। ये 800 रुपये हमने इसको डिस्काउंट दिया, तो 8,000 में से आप अगर 800 को माइनस करें तो आपके पास 7,200 आता है। इसका मतलब 7,200 रुपये की जो चीज़ें हैं वो आपकी सेल हुई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, असलम को चूंकि नाम है यहाँ पर, इसका मतलब असलम से पैसे लेने हैं, डेटा बन गया, लेकिन 8,000 से नहीं 7,200 से, क्योंकि 10% तो डिस्काउंट उसको दे दिया, वो इसमें से लेस हो गया। अब क्या एंट्री बनेगी, असलम अकाउंट टू सेल अकाउंट, असलम अकाउंट टू सेल अकाउंट, ठीक है, 7,200 की। ये देखिए असलम अकाउंट टू सेल अकाउंट भी गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट 7,200। उसके बाद नेक्स्ट है 14 में का पेड इंश्योरेंस, पेड का वर्ड आ गया,
तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। और ये अगर अब देखें जी कैश कम हुआ है तो कोई पूछेगा किस चीज़ का कम हुआ है, इंश्योरेंस पे की है, तो जो पे की है उसी को डेबिट करो, क्योंकि इंश्योरेंस पे किया मतलब हमारा एक्सपेंस है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, सीधी सीधी इंश्योरेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 3000। ठीक, उसके बाद 15 पे है जी सोल्ड गुड्स टू काशिफ 30,000। काशिफ नाम आ गया, इसका अंदर काशिफ से पैसे लेने हैं और सेल है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, काशिफ अकाउंट टू सेल अकाउंट 30,000, काशिफ अकाउंट टू सेल अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन अकाउंट टू काशिफ, ये इस रकम पर। और आखिरी लास्ट वन है रिसीव्ड फ्रॉम काशिफ इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹29,200, 29,200 रुपये जो है वो हमें रिसीव हुए और फुल सेटलमेंट। अच्छा देखें जहाँ पे भी ये फुल सेटलमेंट की बात आ जाती है ना, इसका मतलब है क्या, हमने उससे हम अपने डेटर से पैसे मजीद लेने नहीं है, ख़त्म हो गए। अच्छा लेने उससे कितने थे, काशिफ है ना ये वाला, 30,000 लेना था और मिला कितना है 29,200, तो 800 किधर गया, वो डिस्काउंट है। अब ये किस केस में मिलता है फुल सेटलमेंट वाला डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट है, मतलब उसने ड्यू डेट से पैसे पहले पे कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें बहुत आसान होता है, देखो डिस्काउंट कैश डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, या तो डिस्काउंट अलाउड होता है या डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। अब अगर तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो फिर उसमें अगर आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है जिसका मतलब आप कैश पे कर रहे हो, तभी तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और अगर आपको डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो तो इसका मतलब है आप कैश रिसीव कर रहे हो, तभी तो आपको डिस्काउंट देना पड़ रहा है। अब इसको बहुत आसान होता है कि एंट्री इसकी याद करना, देखो कैश के साथ डिस्काउंट नहीं होना है, मतलब अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट, अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट है, बहुत आसान है। और जो पर्सन है उसको आपने उसके ऑपोजिट कर देना, अगर ये दोनों डेबिट हुए तो पर्सन का नाम क्रेडिट हो जाएगा, और अगर ये दोनों क्रेडिट हुए तो पर्सन का नाम डेबिट हो जाएगा। यहाँ बहुत आसान है, रिसीव्ड का वर्ड आपको मिला तो आपके माइंड में पहले ही आ गया कि कैश डेबिट। अब कैश अगर डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, और वो कौन सा डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट अलाउड होगा। तो मतलब कैश भी डेबिट, डिस्काउंट भी डेबिट, और नाम क्या है बंदे का, काशिफ, जो कि हमारा डेटर है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अच्छा ये टोटल रकम से होगा क्योंकि ये फुल सेटलमेंट पे हो गया, मतलब इससे अब हमने पैसे नहीं लेने तो उसका अकाउंट खत्म हो जाएगा ना। 30,000 लेना था, 30,000 का 30,000 गया, लेकिन कैश हमें कितना मिला है 29,200, तो कैश में आएगा 29,200 और बाकी 800 हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, वो हमारा एक्सपेंस है, उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो हमारे पास एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट 29,200, डिस्काउंट 800 और काशिफ 30,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ये बनेगा कैश अकाउंट 29,200, डिस्काउंट अकाउंट 800 और काशिफ अकाउंट 30,000, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम द काशिफ इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। लें जी, ये थी एक ट्रांजैक्शन के हवाले से, और कुछ बेसिक चीज़ें आपको जो है यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी इसकी जर्नल के हवाले से, उसको ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद अगर आप ये देखेंगे वीडियो तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगी। तो ये थी वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये समझ लगी है, अच्छी लगी है, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ, और अगर अच्छी नहीं लगी तो इसको डिसलाइक करें। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।